डैनी ने फैसला कर लिया था कि टोक्यो से वापसी पर वो सिकंदरली के मकान में जरूर नकब लगाएगा। KLM की उस मखसूस परवाज पर डैनी की नशिस्त मखसूस थी, मगर फिर भी वो मुकर्रर वक्त से चंद मिनट पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गया। उसे ब्रीफकेस से पिस्तौल निकालकर घर पर ही छोड़ दिया था और बारीक दस्ताने घर से निकलते हुए हाथों पर चढ़ा दिए थे। उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ था जैसे बास उसकी उंगलियों के निशानात हालैंड की फर्म के नुमाइंदे तक भी न पहुंचाना चाहता हो, जैसा वो उसी लू की एहतियात बरोए कार लाया था। एयरवेन के सफूफ की एक सर बमोहर थैली उसने अपने अंडरवेयर में छुपाई हुई थी। उसका ख्याल था कि एक बार वह हिफाजत जहाज पर सवार होने के बाद वो टॉयलेट में किसी खतरे के बगैर उस थैली को निकालकर कोट के अंदरूनी जेब में मुंतकिल कर सकेगा। दूसरी थैली वो घर ही छोड़ आया था। एयरलाइन के काउंटर पर उसने अपने मुख्तसर से सूटकेस का वजन करवाने के बाद बोर्डिंग कार्ड समेत टिकट हासिल किया और फिर बेपरवाही से ब्रीफकेस थ्रू जलाता हुआ सिक्योरिटी वालों की तरफ बढ़ गया। उसने महसूस किया कि उस मकाम पर तजुर्बेकार अफराद मामूर थे जो शहादत या मुखबरी से ज्यादा अपने तजुर्बे के सहारे तकरीबी अनासर को पहचान सकते थे। मगर डैनी भी अलाड़ी नहीं था। अपने तासरात पर उसे मुकम्मल कंट्रोल हासिल था और उसे यकीन था कि उसके दिल की धड़कनें भी मामूल पर थी। वो करीब पहुंचा तो उसका बारूदी ब्रीफकेस एक्सरे मशीन में चलती हुई बेल्ट पर डाल दिया गया। उसके पहनुओं और पुष्ट पर हाथ फेर कर सिलसिली छामा तलाशी ली गई और फिर से अंदर जाने की इजाजत मिल गई। यहाँ इमिग्रेशन मुकाम भी उसके पासपोर्ट पर मुल्क से अखराज के मोहर लगाकर उसकी रवानगी के मराहिल मुकम्मल कर दिए। डैनी बेपरवाही से लाउंज में बैठा रहा और जब उसकी परवाज की रवानगी के लिए तारीख का ऐलान किया गया तो लाउंज से निकला। उस परवाज पर कराची से वक्तास में प्रवास करने वाले कुल 2 मुसाफिर थे। डैनी अपने अधेड़ उम्र साथी टैमरा वैन में सवार हुआ और फिर जहाज में परों से आगे लगी हुई सीढ़ी के करीब साफ्ते की आखिरी कार्रवाई के बाद डी जाले पर सवार हो गया। फर्स्ट क्लास टेबल में पहले से सिर्फ 2-3 मुसाफिर मौजूद थे। तीनों भी सफेद फाम थे, मगर उनमें से 2 मर्द थे और तीसरी एक जवान साल औरत जो खिड़की के करीब वाली निशिस्त में तंग सी सुबह की तेज धूप में खिड़की से बाहर रनवे पर कुछ देख रही थी। डैनी अपनी नीली टाई पर लगे हुए बकरे की शबी वाले नुकरे टाई पिन को दानिस्ता छेड़ा। एक सफेद वाम गैर मुनकिर से देख रहा था। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और डैनी भी इखलाकन मुस्कुरा दिया। उस दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा था। क्या हाल एंड और इटली के सिंडिकेट के नुमाइंदे ने शायद उसे पहचान दिया था। वो अपने जिस पर बैठ गया लेकिन बेचैनी का शिकार रहा। उसकी निगाहें गैर तौर पर बार बार उस सफेद फाम की तरफ उठ रही थी। उसे देखकर मुस्कुराया था, मगर वो अपने गर्दोपेश से बेखबर अपनी गोद में फैले हुए अखबार के मुताले में मुनहमिक था। थोड़ी देर बाद चारे से सीढ़ियां हटा ली गई, दरवाजे बंद कर दिए गए। कार्गो की लोडिंग वाला पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी, लिहाजा इंजन स्टार्ट कर दिए गए। एयर होस्टेस ने अपने सदाबहार सरापा से कैबिन को रौनक बख्शी और फिर पेचिंग सिस्टम पर चारे के कप्तान की आवाज खुलने लगी। वो कराची से बंबई के लिए परवाज की नवीद सुरा रहा था। मुसाफिरों ने अपनी शिस्ते सीढ़ी की, फिर कैबिन में हिफाजती बेल्ट के आईने बुकलियों की आवाज सुनाई देने लगी। डैनी बहुत चौकन्ना बैठा हुआ था, लिहाजा जब सफेद फाम दुशीसा ने कदरे उचक कर पहली बार कैबिन में होने वाले इजाफे का इजाजा लिया तो डैनी उसकी सतह नाक भरे भरे रुखसारों और झील जैसी गहरी वीरी आंखों पर देखता ही रह गया। उसे फैसला कर लिया कि मुकर्रर मुलाकात से निपटने के बाद वो इस हसीन लड़की को अपने साथ एक जाम के पेच के सनूर तरीका चार कई मिनट फिला में आगे बढ़ने के साथ साथ ऊपर उठता रहा। डैनी को अपने सीने पर हल्के से दबाव का एहसास हो रहा था। तान भी बार बार सुन हुए जा रहे थे, लेकिन वो अपने जबड़ों को बेंच का टेक ऑफ की उस असर का आजादा करता रहा। आखिरकार चारा मुगर्रा बुलंदे पर पहुंच गया। तबाकुनोशी की ममानत की सुर्ख रोशनियां पहले ही बुझ चुकी थी। हिफाजती बेल्ट बांधने की आदायत में मातूम हुई और डैनी ने गहरी सांस लेकर हिफाजती बेल्ट का बुक्कल खोल दिया। उसने सफेद फाम की तरफ देखा और भंदा कर गया। उसका दिल इल्महक से अखबार के मुताले में डूबा हुआ था, जैसे महज उसी वजह से उसने सफर का फैसला किया। डैनी अपनी नशिस्त से उठा और टॉयलेट की तरफ बढ़ गया। टॉयलेट का दरवाजा बंद करके उसने आईने में देखा कि कोट के बटन खुले हुए होने के बायस उसकी नीली टाई और उस पर लगा हुआ नुकरेई टाइपिंग बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। उसने बुरा सा मुंह बनाया और फिर अंडरवेयर फेहिरून के नमूने की थैली निकालकर कोट की अधूरी जेब में मुंतकी करने में मसरूफ हो गया। लिबास दुरुस्त करके उसने बाहर निकलने की नीयत से दरवाजा खोला तो कुछ गौर हैरत उसके चेहरे पर मुजस्सम हो गई थी। उनकी तंग सिर आदारी में लीरी आंखों वाली बांकीदार टॉयलेट खाली होने की मुंतजिर थी और उसके दाहिने हाथ की लंबी लंबी मखरूती उंगलियों में सनुकती हुई सिगरेट चबी हुई थी। वो लहदा भर के लिए चिटका था, मगर लड़की बहुत तेज तरार थी। फौरन ही बोल पड़ी, इतना लवरोज। डैडी मुस्कुराता हुआ बाहर आया तो उसने सिगरेट का डेरा कस लेकर धुआं बेद कल्पी से डैडी की चेहरे पर छोड़ दिया और हाथ से डाई बिन को छूते हुए बोली, इसकी बजाय बकरा ही लटका लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता।
पूरे से कबल के डैनी कुछ क्या था। उसने फुर्से से टॉयलेट में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। डैनी अपनी नशिस्त की तरफ वापस चला तो उसके सरूर से लड़खड़ा रहा था। सफर अच्छा कटेगा, उसने जल्दी दिली में सोचा। अपनी नशिस्त पर आ बैठा। उसने अपना जाविया ऐसा रखा था कि उस धरती की खाली सीट उसकी निगाह में रहे। डैनी को देखकर मुस्कुराने वाला सफेद फाम अपने चेहरे पर मतानत तारी की बदस्तूर अखबार के मुताले में गर्क था। चंद मिनट बाद डैनी पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े तो वो घर की टॉयलेट से वापस आकर अपनी जगह पर बैठने के बजाय उसके बराबर वाली सीट बना बैठी थी। अगर नागवार न हो तो बैठने के बाद उसने मुस्कुराते हुए साफ और शाइस्ता अंग्रेजी में डैनी से कहा। बड़ी खुशी से डैनी ने फराग दिली से कहा, खूबसूरत लोगों की हननशीनी में बड़ा लुत्फ आता है, इसीलिए सीने से लगाए फिर रहे हो। उसे टाइपिन की तरफ इशारा करते हुए शौक लेजा में चोट की। डैनी दिल दिल में बास के वालदैन की शान में कुछ नाजेबा कलमात अदा की। उसको आकर बोला, एक हसीला की यादगार है, खासा वज़नी मालूम होता है। लड़के ने संजीदगी से कहा। उसके आधे मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। लही ब्यारी ने उस बेगुदा मौजू से लान छुड़ाने के लिए बेपरवाही से कहा, एक ढेर तोले का होगा। फिर लनड़ा क्यों रहे थे? उसने संजीदगी से कहा। डैनी भुला गया, लेकिन उसने डैडी को बोलने का मौका दिया बगैर बात चल रखी। दाहिनी पिंडली का फ्रैक्चर कैसा है? डैनी एक गहरा सांस लेकर पुष्टका से टिक गया। सपाट आवाज में बोला, ऑपरेशन के बाद अब ठीक है। मुझे तो अब भी गड़बड़ मालूम होती है। वो तशवीश से बोली, जरा कुछ दूर चलकर दिखाओ। चुपचाप बैठे लो, तुमने मेरा सारा मूड गार्ड कर दिया है। डैनी ने उसकी तरफ झुक कर थी लहजे में कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि इस बकरी की वालदा तुम ही हो। अकानी में चले आओ, पिछली शिस्त खा लेंगे, वहीं बैठकर बातें करेंगे। उसने भी राजदाराना लहजे में कहा, लंदन से यहाँ तक अकेलेपन की वजह से उकता गई हूँ। लड़की को डैनी की तरफ झुके हुए देखकर पिछली शिस्त पर किसी को खाम ख्वाह खांसी का दौरा पड़ गया। मगर डैनी ने पलटने की ज़हमत नहीं की। उसे मालूम था कि उसके पीछे कराची से सवार होने वाला दहीड़ ऊपर बैठा हुआ था और शायद उसे ढली हुई उम्र में भी गजीजेपन का शिकार था। लड़की उठकर अपनी नशिश पर चली गई और डैनी एयर होस्टेस से अस्काज के 2 पैक की फरमाइश करता हुआ फ्लाइट किचन से होता हुआ तवील दादारी की तरफ बढ़ गया। अकालवी क्लास में नशिस्तों के दरमियान पहुंचकर उसे अंदाजा हुआ कि उस परवाज पर मुसाफिरों की तादाद वाकई कम थी। अकबी नशिस्तें तो कम बेश खाली ही पड़ी हुई थी। कैरी इक्वी की चल से मुल एक दरमियानी 4 नशिस्तों में से एक पर बैठ गया। चंद सालों बाद फर्स्ट क्लास केबिन की एयर होस्टेस टीम अस्काज के 2 पैक से ढूंढती हुई वहां पहुंची और अधी सीट के पीछे लगी हुई ट्रे सीधी करके डैडी के लिए पैमाना वहां रख दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, दूसरा किसे दूं सर? यही रख दूं, वो भी आती ही होगी। डैनी ने वानी का लहजे में कहा और एयर होस्टेस ने तुफरी हुई अंदाज में अपने सिर को जुम्बिश देते हुए दूसरा बलोरी पैद भी वही रख दिया। वो अपनी कैबिन की तरफ गई ही थी कि डैडी को नीली आंखों वाली लड़की आती नजर आई। उसे हाथ हिलाकर उसे इशारा किया और वो इटलाती और डैनी के बराबर में आवे थी। मैं समझ रहा था कि अखबार बीन मेरा मखदूग आदमी है। उसके आजादे पर डैनी ने सिगरेट रुकाते हुए कहा, इंतहाई बोर आदमी है। वो खुला समझ बनाकर बोली, मैंने उससे मिल बैठने की कोशिश की थी मगर उसने मौसम से बात शुरू करके मौसमी सियारों पर अपनी मालूमात का इजहार करना शुरू कर दिया। दूच इस मामले में अमूमन सहद महर ही साबित होते हैं। पैनजगामी तजुर्बा रखती हो। डैनी को तल करने का मौका हाथ आ गया था। एशियाइयों के बारे में क्या ख्याल है? बकरों की आशिक होती हैं। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर पैर उठाया और कुछ कहे बगैर डैनी की तरफ लड़ा कर मुंह से लगा लिया। काश तुम मुझे किसी और मौका पर मिली होती। डैनी बैग से अपने लबों को तर करते हुए बोला, फिर मैं देखता कि तुम कैसे इतना बोलती हो। उसने अपना बैग खोला और एक तह किया हुआ कागज निकालकर डैनी की तरफ बढ़ा दिया। डैनी ने पैर से दूसरा घूंट लेकर कागज की तह खोली तो लड़की की तस्वीर सामने आ गई। वो एशले हाउस इस्लामी फर्म के लेटर पैड पर टाइप किया हुआ शनाख्तनामा था, जिसके रो से वेरा लॉयड नामी वो लड़की एशले हाउस की सफरी एजेंट थी। इस फर्म की जानिब से कारोबार सौदों के पूरे इतारात हासिल थे। डैनी ने कोट के ऊपर की जेब से अपना एशियन सिंडिकेट लिमिटेड का शनाख्तनामा निकालकर उसे थमा दिया, जो उसने सरसरी नजर डाली तर उसे लौटा दिया। बाहमी शनाख्त के मराहल तय हो चुके थे। टैस डैनी ने फौरी तौर पर अपना बोझ हल्का करने में आफियत समझी और नायलून की थैली में बंद पॉलीथिन का वो लिफाफा लड़की के हवाले कर दिया, जिसमें हीरोइन का सर बमवर नमूना मौजूद था। लड़के ने वो थैली फौरी तौर पर अपने ब्लाउज में छुपा ली। उस काम के लिए एशले हाउस वालों को कोई मर्द नहीं मिला था। डैनी ने उसे घूरते हुए सवाल किया, औरतों से अमूमन नर्म सलूक किया जाता है। वो मुस्कुराई, मर्दा साली से बेवकूफ भी बन जाती होंगी। औरत के मामले में तो पैदाइशी बेवकूफ होते हैं। वीरा ने बर्जस्ता कहा। सामने से आती हुई रोहुस्टस ने उन दोनों को मुस्कुरा कर देखा और तेज कदमों से चलती हुई अकीबी किचन में रोपोश होगी। सोकुमोतो एक जापानी नजाद खुशमिजाज नौजवान था, जिसे डैनी एयरपोर्ट पर बाज की अदायत के मुताबिक मिला था और वो फौरन ई डैडी के साथ एयरपोर्ट से शहर रवाना हो गया था। मैं बड़ी इंजन में पड़ गया हूँ दोस्त, डैनी ने फोन पर सोकुमोतो की आवाज पहचानती अंग्रेजी में कहा। किसी से लड़ तो नहीं बैठे? सोकुमोतो ने घबराए हुए लहजे में बिलत हुआ कुछ सवाल कर दिया। ये नवाजियां एक ही हो चुकी है, इस सिलसिले में तुम तहां तक मेरी मदद कर सकोगे।
मेरा ख्याल है कि यहाँ रहते हुए वो यखराजात पर काबू पाना दुश्वार साबित होगा। ओह, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया था। नुजितर से बेरी सांस की आवाज के साथ ताड़ा, पैसे की बिल्कुल फिक्र न करो, होटल में ही ठहरे रहो, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। उसके जवाब से डैनी को खासा इत्मीनान हुआ और उसने इंतकाम पर रूम सर्विस को फोन करके साकी की बोतल कमरे में ही मंगवा ली और शोको मोतो के इंतजार में अपने हसीन तुजुर्बात की यादों में खो गया। कराची से रवाना होते हुए वो वहां के सारे हिसाब चुका कर चला था। बास की आदायत तुम तारिक रवानगी से पिछी गात उसने दोनों ट्रांसमीटर मुंशरी इकबाल वाली ओर को पहुंचा दिए थे, जिससे वो एडी जोला के हवाले से मिंचुबा था। लेकिन तुझे देखकर हैरत हुई थी कि उस दूसरी मुलाकात में सोरख का रवैया संजीदा और बावकार रहा था, जिसका मतलब था कि पिछली बार उसने बास की हदायत पर डैनी का इम्तिहान लेने के लिए तनिस्ता शौकियों और आवारा मिजानी का ड्रामा रचाया था। अपने सफर का पहला मरला उसने नायत खुशनूबी से तय कर लिया था, यानी 5वें दिन लौट आया। उसकी दानिस्त में दौरा जबरदस्त कामयाबी से हनकिला था। बास के लिए तो उसने वही लगा पदा काम सर अंजाम दिया था जो उसके सुपुर्द किया गया था, लेकिन जाती तौर पर उसकी मालूमात और रवाबत में फासा इजाफा हुआ था। वेरालाइड बैंकॉक में 3 दिन गुजारने के बाद टोक्यो पहुंची थी और शोकोमोतो उसे बराह रास्त डैनी के पास ले आया था। फिर उसे डैनी के कमरे पर बैठे बैठे इंतकाम पर वेरा के लिए उस फ्लोर पर एक कमरा बुक करवाया था। कमरे की चाबियां मिलने के बाद वो ये कहता हुआ रुखसत हो गया कि वो जाते हुए काउंटर पर अदायगी करके जाएगा। मेरा जब भी नीचे उतरे रजिस्टर में अपने दस्तखत सब कर दे। उसके जाते ही मेरा डैनी के डबल बेड पर तराजू कर नशीली आवाज में बोली थी, थक गई हूँ, थोड़ी देर यही आराम करूंगी, जरा दरवाजा अंदर से मकपी कर लूं। और डैनी ने वफादारी में खुलने वाले दरवाजे के गोल दस्ते में लगा हुआ बटन दबाकर दरवाजा मकपिल कर दिया। विदा के बारे में डैनी चारे में ही अंदाजा लगा चुका था कि वो खासी चादाक लड़की, लिहाजा असल मौजू पर बात की नौबत ही न आने थी और डैनी ने भी अपने जहन को आजाद छोड़ दिया। फिर जब गुफ्तगू हुई तो पता चला कि बैंकॉक में लोगों की हीरवल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बायस कंट्रोल सर्किट नाकारा होकर रह गए थे। इनकी मुरम्मत के इंतजार में बीरा को बैंकॉक में रुके रहना पड़ा। डैनी के दिए हुए नमूने की टेस्ट रिपोर्ट तसल्ली बख्श थी। कराची वापस पहुंचने के बाद उसने बास से मिला हुआ पेस्टोज दोबारा ब्रीफ केस में डाल दिया था और उस रात उसे इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। वो फैसला कर चुका था कि रात गए गार्डन ईस्ट के इलाके में एक वसी आते में वाक़े उस जर्द मकान में जरूर दाखिल होगा जहां सिकंदर अली मुकीम था। चकन सूरत से वो सीधा सादा आदमी नजर आता था, लेकिन डैनी को यकीन था कि उस सूरत में वो खौफनाक आदमी पोशीदा था। बरसों से उसे अपने इशारों पर नचाता चला रहा था। हर तरफ गैर सकूत और सन्नाटे की हुक्मरानी थी। आखिरी तारीखों का तकाहर आचाद आसमान की बेकरार वसतों में कहीं खोया हुआ था। टिमटिमाते हुए तारों की चादर में भी तसल्सल नहीं था, क्योंकि आसमान पर आवारा बदलियों के टुकड़े तैरते फिर रहे थे। ऐसे में गार्डन इस उस इलाके में स्ट्रीट लाइट्स का कहत सा नजर आ रहा था। कहीं कहीं खंबे छोड़कर जो इक्का दुक्का यरकान सतह बल्ब रोशन थे, वो अपने गुर्ब जवार में भी अंधेरा दूर करने में नाकाम थे। वैसे कहीं कहीं मौजूद वो रोशन धब्बे अंधेरे की उस मुहिब चादर को और ज्यादा होशनाक बना रहे थे। मकानों की पैरोनी रोशनियां बचत के ख्याल से या कौमी पैमाने पर तवानाई के बहरान के बाद मुतासर होकर बंद थी और उन मकानों की मकीन अपने चार दीवारियों में गहरी नींद के मजे ले रहे थे। और उन्हीं में वसी अहाते में वाक़े वो 2 मंजिला इमारत शामिल थी, जिसके मकीन ने डैनी को रात के पहर बिस्तर में पड़े रहने की बजाय सड़क पैमाई पर मजबूर कर दिया था। वो सुकून से कार ड्राइव कर रहा था, क्योंकि गलियों में उस वक्त दूर दूर तक मैदान साफ था। चौथी आबादी होती तो शायद डैनी का एक हाथ चौकीदार से टकराव हो गया होता, लेकिन वहां शहर के बाद सरवत लोग मुकीम थे और हर अहाते में वहां का तनख्वाहदार चौकीदार मुकीम था। या शायद मालिकान की बेफिक्री की नींद के इंतजार में जागने के बाद रात गए खुद भी सो जाता होगा। लिहाजा डैनी उस वक्त खुद को रात का शहजादा तस्वुर कर रहा था, जो अपनी मनमानी करने को आजाद हो। उसकी जापानी कार का बेआवाज इंजन उस मुहिम में उसका खासा मददगार था। जिस तारीख सड़क पर दूर तक फैलती हुई हेडलैम्प्स की रोशनियों का इरगाज ही उस इलाके में उसकी नकलो हरकत के चुगली खा रहा था। जब उसने आखिरी गली में कार घुमाई तो रोशनियां बुल कर दी। सड़क के साथ ही डैशबोर्ड पर भी अंधेरा फैल गया और डैनी की कार बुरिसरार असेबी अंदाज में उस नेके वाले रास्ते पर बढ़ती रही। दूसरे मकानों की तरह जर्द रंग की 2 मंजिला इमारत भी घोर अंधेरे में डूबी हुई थी। कैरी उस इमारत के हाथे की दीवार के साथ ही बगली सड़क पर घूम गया। उधर अंधेरा ज्यादा गहरा था। थोड़ी दूर निकलने के बाद एक जगह डैनी में हैंड ब्रेक खींचकर गाड़ी रोकनी चाहिए। कार की रफ्तार दम जरूर हुई, लेकिन उसके 100 फुट से पहले रुकने के आसार नजर लाए तो डैनी ने पैडल पर पांव रख दिया और कार की अक्म में जोर कर रोशनी जन उठी, जिसका इलेगास डैली को विंडशील्ड पर लगे हुए अक्रमनुमा आईने में नजर आ रहा था। बेग लाइट्स की उस रोशनी से बचने के लिए वह हेड ब्रेक आजमा रहा था, जो खड़ी हुई कार को अपनी जगह पर रोकने रखने के लिए
तो बहुत मुअस्सर थी, लेकिन चलती हुई कार को रोकने में इतनी कारगर नहीं थी। कार के लारे से रोकते ही उसमें इग्निशन ऑफ कर दिया। अब निशिस के नीचे से अपना रिवॉल्वर उठाया और फुर्ती के साथ कार से बाहर आ गया। उसने नहज शोर की वजह से दरवाजा बहुत एहतियात और आहिस्तगी से बंद किया और उसे मख्फी किए बगैर वापस चल दिया। वो पहली बार चोरों की तरह किसी मकान में घुसने जा रहा था कि अगर उसे हंगामी तौर पर वापस भागना पड़ा तो कार का गैर मकफल दरवाजा उसका काम बहुत आसान कर देगा। उसका बदन पर पूरी अस्तीलों वाली शाह जैकेट और स्याह पतलून थी। पैरों में ग्रिप सोल्स वाले काले जूते और हाथों पर बांस से मिली हुई झिल्ली जैसे बारीक दस्ताने चढ़े हुए थे। रिवॉल्वर उसने कार से उतरते ही अपने जैकेट की दाहिनी जेब में डाल लिया था। वो तेज कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए दीवारों के साथ हो लिया और फिर कहीं भी रोशनी की जद में आए बगैर तनीती के एक जिसकी तरह मतलूबा इमारत के हाथे की बगीर दीवार के करीब पहुंच गया, जिसकी दहलीज में आखिरी सिरे पर इमारत के अकबी हिस्से पर वाक़ थी। सिकंदरी का मकान हालांकि कोने पर वाक़ था, लेकिन अहाते में सिर्फ उसी रूप पर फाटक बना गया था जो निस्बतन कुशादा सड़क पर वाक़ था। दैनी जिस समत में था वहां एक सिरे से दूसरे सिरे तक चपाट दीवार फैलती चली गई थी और उसमें कई जगह अंतर लगे हुए दरख्तों की शाखें यूं बाहर चुही हुई थी कि थोड़ी सी कोशिश के बाद उनमें झूल कर बासाली अंदर कूदा जा सकता था। दैनी के दही में बस एक खौफ था कि कहीं अंदर कूदते रखवाली की पुट्टों का सामना न करना पड़े। कुछ थोड़े से तक्कू के बाद उछल कर एक मजबूत सी शाख पकड़ी और फिर वो किसी बंदर की तरह कलाइयों के जोर पर अपना बदन ऊपर उठाता चला गया। चाल पर पहुंचने के बाद वो एहतियात से अहाते के अंदर फैले हुए उस दरख्त के घने हिस्से में पहुंचकर दो शाखों के दरमियान बैठ गया, मगर उसके कान अंदर से उभरने वाली किसी आहट के मुंतजिर रहे। चंद सानियों बाद उसने जल्द से एक खुश्क टहरी तोड़कर लान पर उछालती। शाख गिरने की हल्की सी आवाज पैदा हुई जो रखवाली के कुत्तों को इधर मुतवज्जा करने के लिए काफी थी, लेकिन कई मिनट गुजरने के बावजूद अंदर फैला हुआ सन्नाटा बदस्तूर बरकरार रहा। वो शाखों के दरमियान सटता हुआ दरख्त के इंतहाई अंदरूनी हिस्से की तरफ पड़ने लगा, क्योंकि उस घनेरे दरख्त की कई शाखें उस समत में नीचे कूदने में मुआवन साबित हो सकती थी, जबकि रेरी फुट भी अंदर उतरने के लिए तना इस्तेमाल करना चाहता था। शाखों के अंधेरी कुद में उसने अपनी जेब से स्याद आयडून के थैली नुमा ईट नकाद निकाला और अपने चेहरे पर मुड़ लिया। इस तरह वो सर से पैर तक स्याह पूछ हो गया। दकाम में आंखों और नतनों के मुकाम पर पहले से ऐसे सुराख मौजूद थी कि डैनी को देखने या सांस लेने में दुश्वारी नहीं हो रही थी। वो दरख्त की एक लचकीली शाख के सिरे पर आकर हल्की सी धमक के साथ नीचे लान पर कूद गया और या जाते चंद सानियों तक हरकत किए बगैर उसी जगह जमीन पर हाथ जमाए वो खुरो बैठा रहा। फिर अपनी जगह से उठा और फुर्ती के साथ टूटता हुआ इमारत की दीवार से जाने लगा और उसी तरह दीवार के सहारे इमारत के अकबी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में आने वाली निचली तमाम खिड़कियां तारीफ थी जो खुने हुई थी, उनमें आईने ग्रिल्स लगी हुई थी, जिसके बाद डायनी को उस राह से दाखिला के इम्कानात को यकसर मुस्तरद करना पड़ा। उस पहलू से गुजरकर डैनी ने पूरे अकबी हिस्से का भी जायजा ले डाला, मगर उधर भी सारी राहें मसदूद नजर आई। बस ले देखी कूड़ेदान के करीब एक दरवाजा था जिसमें हैंडल घुमाते ही उससे मकफिल होने का अंदाजा हो गया। वो दरवाजा यकीनी तौर पर किचन वगैरह से मुल्हिक किसी ऐसी राहदारी में खुलता था जहां वकीलों से ज्यादा उनके मुलाजमीन का अमल दखल रहता होगा। डैनी ने फुर्ती के साथ दूसरे पहलू पर नजर डाली और उधर से नाउमीद होकर कूड़ेदान के करीब वाक़ अकबी दरवाजे पर लौट आया। उसे कुफल चिकनी में कोई खास महारत हासिल नहीं थी, लेकिन ये जरूर जानता था कि दरवाजों में नस्ब ताले दूसरे तालों के मुकाबले भी आसानी से खोले जा सकते हैं। उन इंकारात के लिए वो घर से तैयार होकर चला था, लिहाजा उसकी जेब में कुफल चिकनी के बुनियादी लवाजमात मौजूद थे। ये उसकी खुशकिस्मती ही थी कि चंद ही सानियों में दरवाजा खुलने में कामयाब हो गया। दरवाजे के अकम में दूर कहीं मुअत्तम सी रोशनी हो रही थी जो उसको मुकम्मल तारीकी में बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। डैडी सन्नाटे से मुतमिन होकर अंदर रिंग गया, दरवाजा आहिस्तगी से बंद कर दिया। वो उसकी 4 फुट चौड़ी राहदारी थी जिसमें मुसालों वगैरह की बोझ अच्छी बसी हुई थी। डैडी ने दरवाजा बंद करके जेब से रिवॉल्वर निकाला और चारपाई पर सोए हुए शख्स के सरहाने पहुंच गया। उसने अपनी कार्रवाई की आवाज के लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया था जहां से वो दरवाजे पर भी निगाह रख सकता था। सोया हुआ शख्स उम्र रसीदा और कमजोर जिस्म का मालिक नजर आ रहा था। डैडी अचानक ही उसके मुंह पर सख्ती से अपना बायां हाथ जमा दिया। सोते सोते नाज़िर होने वाली इस नागाहानी इफ्तार ने डैडी के शिकार को बौखला दिया था और चीखने की नाकाम कोशिश करता हुआ बेदार हो गया। मेरे हाथ में भरा हुआ रिवॉल्वर है, एरी ने धीमी आवाज में कहा। सर अभी आवाज निकाली तो भेजे मैं गोली उतार दूंगा। डैडी के अल्फाज का खातर का असर हुआ और उसके शिकार ने उसकी वैश्याना गिरफ्त से अपना दहाना आजाद करवाने के लिए माहिब आपकी तरह मचलना यकलब्त
मौकूफ कर दिया। मैं हाथ हटा रहा हूँ, लेकिन वे बात याद रखना। डैनी ने बार बार उसके चेहरे के सामने नचाते हुए कहा और उसके दहाने से अपना हाथ हटा लिया। डैनी का पंजा इस सितम से निजात पाते ही वो फुर्ती से चारपाई से उतर गया और फिर अंधेरे के बावजूद उसे डैनी का स्याह पोस्ट सरापा नजर आ गया और उसकी आंखें खौफ से फैलती चली गई। फिर तुम कौन हो? उसके लबों से साथी उसी आवाज ने की। घर में इस वक्त कितने लोग मौजूद हैं? डैनी ने सर्द और बेहमाना लहजे में सवाल किया। मेरे और मिस साहिबा के अलावा कोई नहीं। वो खौफजदा सी आवाज में खिंचाया। आगे तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तुम्हारी मिस साहिबा का आशिक हो। मैंने बैरंग लहजे में बुराया। वो इस अकेले घर में तुम्हारे साथ क्या कर रही है? वो दिन रात यही रहती है। बूढ़ा मुलाजिम हकलाया। रात सेठ साहब अचानक जमीनों पर चले गए, वरना वो भी यहाँ ही मौजूद होते और सेठ साहब की बीवी बच्चे। डैनी ने सवाल किया। उस सिकंदर अली की गैर मौजूदगी जितला पर हैरत हुई थी, लेकिन मुताजिम की वजाहत ने उसे मुतमिन कर दिया था। इमारत में किसी लड़की की मौजूदगी का इल्म हो जाने के बाद उसकी निगाह में उस बूढ़े की कोई अहमियत नहीं रह गई थी, लेकिन वो पेशकदमी से पहले उससे भी हर वह बात उगलवा लेना चाहता था जो उसके इल्म में आना बेहतर थी। बीनू अच्छा तो सब गाँव में रहती है। बूढ़े मुलाजिम ने भी बसी से जवाब दिया। कभी कभार 2-4 दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। मिस साहिबा कौन है? डैनी ने सवाल किया। सेठ साहब ने उसे 2 महीने पहले घर में डाला है। कहती है कि उनकी सेक्रेटरी। बूढ़े के लबो लहजे में नफरत की हल्की सी बू आ रही थी। अल्लाह ही आगे का हाल जानता है, मैं तो बस अपने काम से काम रखता हूँ। बाहर निकलो और उसके कमरे की तरफ चलो। डैडी ने आगे बढ़कर उसे डोहका दिया। वो जिस्मानी तौर पर डैडी से इतना कमजोर था कि शोर और हंगामा आराई के अलावा किसी तरह डैडी के खिलाफ अपना बचाव नहीं कर सकता था। उस राहदारी की इख्तिताम पर वो बाएं तरफ घूमे तो वहां छत में लगा हुआ एक बल्ब रोशन था। उस शख्स रोशनी में आने के बाद मुड़कर खौफजदा निगाहों से एक बार डैनी का जायजा लिया और फिर जल्दी से सर घुमा दिया। उसे स्याह डैनी की सूरत में अपने सर पर बहुत मुसल्लत नजर आ रही थी। आगे वो एक बंद दरवाजे के सामने रुक गया। डैनी ने बढ़कर एहतियात से हैंडल पर थोड़ी सी कुव्वत सरफ की, लेकिन वो दरवाजा भी मुतफिल साबित हुआ। दस्तर देकर उसे बताओ कि सेठ साहब अचानक वापस आ गए हैं और उसे मिलना चाहते हैं। डैनी ने उसके कान में सरगोशी की और वो छुरी के नीचे आए हुए किसी बकरे की तरह भी बसी से सर हिला कर रह गया।